I think day before yesterday government has declared that regarding your 11th standard exam, because मैंने जो ग्रुप में ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड किया पीडीएफ, तो क्या है वो जीआर, तो पहले वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा गाइड आइडिया मिल जाएगा कि आगे फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, राइट। तो मैं रीड कर लेता हूँ बिकॉज ये जो डिक्लेयर किया है ये थोड़ा मराठी में है, तो मैं ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलते पॉइंट नंबर 1 से। लिखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे पहले, जो अकॉर्डिंग टू द जीआर लिखा हुआ है सन 2020-21। बेटा पीपल आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज काइंडली नोट, ये आपका डे बिफोर यस्टरडे जो जीआर डिक्लेयर किया एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड ने, दैट आई एम गोइंग टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आपके साथ अभी नेक्स्ट लेवल पे क्या होने वाला है। आप आगे बढ़ो, एक बेंच आगे बैठो, लास्ट बेंच छोड़ दो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस जीआर 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळातर्फे आयोजित करणारी महाराष्ट्र शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 10वी रद्द करण्यात आलेली आहे। तो आपका एग्जाम तो डेफिनेटली 10th का होने वाला नहीं है। तो 10th का 10वीच्या परीक्षेसाठी प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट 11वी मध्ये प्रवेश देण्यात यावा। अकॉर्डिंग टू दिस जीआर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, बहुत डिटेल आपको पता चलेगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अगेन डिक्लेयर दैट कि आप लोगों का 10th का एग्जाम ऑलरेडी होने वाला नहीं है, और आपका जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर किए थे, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था बोर्ड का, वो सब पास आउट होंगे और उनको 11th में डायरेक्टली गवर्नमेंट एडमिशन मिल जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 2, इयत्ता 10वीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत दिनांक 12 मे 2021 रोजी शासनाने निर्णय करण्यात आला आहे। ओके, पुढे वो डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी, वो अपने काम की चीज नहीं है। सुनाओ फर्दर। सो नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे जो मैं सब पूरा नहीं रीड, तो 5-6 पेज का है, जो इम्पोर्टेंट है वही रीड कर रहा हूँ। सो 2021 और 22 या वर्षासाठी इयत्ता 11वीच्या प्रवेशासाठी संदर्भ सहित शासन निर्माणाने सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेतलेला आहे। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सुना, 10th का तो रिजल्ट आपको कब आएगा, आपको क्लियरली बता देता हूं, 15 जुलाई के पहले आपके स्कूल से कांटेक्ट करके आपको रिजल्ट हाथ में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। सो व्हेन आई विल गेट माय रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट 15 जुलाई के पहले बिफोर यू हैव टू विजिट टू द स्कूल, आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा, स्कूल वालों से बात करनी पड़ेगी, और आपका रिजल्ट, अगर आपने कुछ असाइनमेंट या फिर सबमिशन नहीं किया है तो काइंडली प्लीज टुडे इटसेल्फ विजिटेड टू योर स्कूल, कोऑर्डिनेट विद योर प्रोफेसर, आपके जो स्कूल टीचर है, क्योंकि आपका 15 तारीख के पहले रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आपने कोई असाइनमेंट स्किप किया रहेगा या फिर आपने ओरल नहीं दिया रहेगा तो आज के आज जाके उनसे कोऑर्डिनेट कर लो, अदरवाइज इट विल बी गेट अफेक्टेड ऑन योर नंबर, क्योंकि रिजल्ट तो 9वीं और 10वीं के ऊपर बनने वाला है। 9th का 50%, 10th का 50% मिला के आपका 10th का रिजल्ट बनने वाला है। सो बेटा उसमें असाइनमेंट और ओरल का कंट्रीब्यूशन 30-20 होने वाला है। सो 10th का प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक कोई कॉलेज या स्कूल्स में नहीं गया रहेगा तो आप प्लीज विजिट करो आज के आज अपने स्कूल में। ये था 10th का स्टोरी। नाउ दे सेड दैट कि 11th के एडमिशन के लिए स्टूडेंट हैव्स टू अपीयर द सीईटी का एग्जाम। Now they said that the CET exam is optional. They said that CET exam is optional. मतलब anyone if like to give, उनका चॉइस है तो दे सकते हैं, नहीं चॉइस है तो नहीं दे सकते, मतलब देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। बट अगेन द पॉइंट इज दैट देना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। If you guys ask me my advice and suggestion, then I will recommended you have to give the CET. Reason बहुत सिंपल है, because according to the government statement, अगर मैं CET का एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं तो जब मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का एडमिशन चालू हो जाएगा 11th स्टैंडर्ड के लिए,
तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव द फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आएगा, फर्स्ट और मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड लिस्ट में जिनका नाम आएगा, वो सारे सीईटी के स्टूडेंट्स होंगे। बात समझ में आया? अगर मैं एग्जाम देता हूं या देती हूं तो आई विल गेट फर्स्ट प्रेफरेंस इन कॉलेज। मतलब ये साइड के बच्चे सपोज एग्जाम देते हैं और ये साइड के अगर नहीं देते, तो आपको समझ में आया, जब 11 का एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा कॉलेज में, तो पहला नाम, पहला प्रेफरेंस, पहला लिस्ट में नाम किसका आएगा? जिन्होंने सीईटी दिया है। क्योंकि सीईटी तो ऑप्शनल है सर, नहीं दिया तो भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर थर्ड एंड फोर्थ। इट्स लॉन्ग वेटिंग पीरियड। सर इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, और एक डिसएडवांटेज बोलूं कि अगर आप लोग सीईटी देते हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, एक अच्छी बात है, क्योंकि यू कैन एक्सपेक्ट योर नेम इन फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट। तो इससे और एक बेनिफिट है, अगर सर मैं ये नहीं देता, मैंने नहीं दिया है, मुझे नहीं देना, मैं तीसरे लिस्ट में नाम आएगा चलेगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या होने वाला है। सो इफ सपोज अगर ऐसा सोचता हो तो वो भी गलत है, क्योंकि पहले लिस्ट और सेकेंड लिस्ट में सारे अच्छे अच्छे कॉलेज के नाम और सीट्स क्लोज हो जाएंगे। बात समझ में आया ना? मुझे अगर मेरा चॉइस है, मुझे चाहिए शैलेंद्र, मुझे चाहिए फ्रांसिस, मुझे चाहिए XYZ, कोई भी मेरे दिमाग में जो स्कूल और कॉलेज है, अगर मुझे वो स्पेसिफिकली टारगेटेड कॉलेज है तो बेटा वो नहीं मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में सारी सीट्स और बुक्स हो जाएगी, तो तीसरे और फोर्थ लिस्ट में जो रिमेनिंग कॉलेजेस है उन्हीं में मुझे एडमिशन मिले। एडमिशन तो 100% मिलेगा, बट द चॉइसेस मेरे खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? तो जो बचे हुए सीट से, जो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन से दैट प्राइवेट कॉलेजेस में, तो ऐसे जूनियर कॉलेजेस जिनका नाम भी आपने नहीं सुना है, ऐसे में आपका नाम आएगा तो आप जाना पसंद नहीं करोगे। यस और नो? सो नाउ इट्स वेरी मच क्लियर, इफ यू गिव सीईटी यू विल गेट द टू बेनिफिट। एक तो फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में नाम आने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और सेकेंडली आपके जो कॉलेज के चॉइसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि कॉमर्स में अगर इफ यू गाइस आस्क मी, ये थोड़ा मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड हट के बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे जस्ट जनरली पूछोगे कि सर कॉलेज का फीस कॉमर्स का कितना होता है, तो बेटा कॉलेज का फीस अगर आप मातृछाया, एसपीपी और अपना शैलेंद्र, विद्याभूषण, फ्रांसिस, ये 5 मेजर कॉलेज है देवचर के। बोरोली साइड जाओगे तो जीएच है, उसके बाद आप वेस्ट में जाओगे तो गोखले है, आप कांदिवली ईस्ट में जाओगे तो 2 मेजर कॉलेजेस है, वहां पर ठाकुर तो इधर भी है, दहीसर में भी ठाकुर है और निर्मला है। मतलब दीज आर दी मेजर कॉलेजेस जिसके अंदर 80% एडमिशन होता है कॉमर्स के लिए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अभी ये पेंडेमिक का सिचुएशन है, पेंडेमिक में कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ज्यादा ट्रैवलिंग करे। Am I correct or not? क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स का थॉट्स यही रहेगा कि नियर बाय कोई कॉलेज चॉइस करे, तो ज्यादा से ज्यादा आप दहीसर या बोरोली में जाने वाले हो, तो बेटर ये 5-6 कॉलेजेस के नाम मैंने आपको बता दिए, यही पे 5-6 कॉलेजेस जो ऑनलाइन में आप डालोगे। अब इसका फीस कितना होता है, तो जो आप अनएडेड और एडेड का सेक्शन आ जाता है इसके अंदर। अनएडेड सेक्शन में यू हैव टू पे 24 to 23,000 रुपीज फीस अगर आईटी सब्जेक्ट लेते हो, और एवरेज यू कैन से 20,000 रुपीज पर ईयर, 2 साल का 40,000। बट अगर मैंने ऑनलाइन सीटी का एग्जाम दिया है और मेरे 10th के नंबर्स भी अच्छे, जैसे कि एक फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी गुड हियर, कल बताया कि सर 85-90 प्लस में आराम से लेके जा सकती हूँ। अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जो 80 प्लस स्कोर करने वाले हैं 9th और 10th के बेस पे, तो फिर उनको एडेड कॉलेज मिलेगा जिनका फीस बेटा हार्डली मुझे लगता है इट्स नियर बाय 3,000 और 3,800 एडेड कॉलेज if I get. If you won't even believe that कि अपने इधर जो बच्चे लोग बोलते हैं कि साइंस why we are not conducting taking because it's very costly. There are so many people are having a भ्रम मीथ है कि साइंस इज वेरी कॉस्टली। सो आई विल सजेस्ट यू, साइंस का फीस और कॉमर्स का फीस शैलेंद्र का 4,000 से ज्यादा नहीं है। आइदर यू चूज साइंस और आइदर यू चूज कॉमर्स। इवन मागाठाने जो नेशनल पार्क के आगे कॉलेज है सुविद्या, जिसका नाम है योजना कॉलेज, इफ यू ऑप्टेड दैट कॉलेज फॉर एडेड सेक्शन, उसका फीस आई थिंक मुझे लगता है व्हेन यू गो फॉर एडमिशन, अगर आपका वो कॉलेज में नाम आता है और व्हेन यू गो फॉर अ कॉलेज फॉर टेकिंग एडमिशन साइंस और कॉमर्स, व्हेन यू गिव द 100 का नोट्स, 100 bucks, you will get the 10 rupees return, 90 rupees yearly fees है। बात समझ में आया? It's just 90 rupees yearly fees है, either it is a science or commerce। ये choices मुझे नहीं मिलेंगे if I don't give CET।
तो बिकॉज एडेड सेक्शन के नाम खत्म हो जाएंगे, जिनका नाम मेरिट, जिन्होंने सीईटी दिया है, जो मेरिट स्टूडेंट्स है, उनको फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नाम मिलेगा। तो आपको जो अच्छे अच्छे कॉलेज है, अच्छे अच्छे कॉलेज का डेफिनेशन होता है एडेड कॉलेज, बात बहुत सिंपल है। एडेड कॉलेज का फीस ना के बराबर होता है। सो रॉयल कॉलेज का फीस 780 रुपीज, टीपी 750 रुपीज, बट सो मेनी कॉलेज एडेड सेक्शन की बात करो। प्राइवेट में जब जाता है फीस अनएडेड सेक्शन में जाता है, वही कॉलेज 2 सेक्शन लेके चलता है, एडेड भी अनएडेड भी। अनएडेड का मतलब प्राइवेट कोटा, एडेड का मतलब गवर्नमेंट कोटा। तो गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन मिल रहा है, मेरिट बेसिस एडमिशन मिल रहा है, अच्छे नंबर पे एडमिशन मिल रहा है, तो फीस ना के बराबर होता है। प्राइवेट सेक्शन में वही फीस आपका 20-22-25 हजार के आसपास चला जाता है। तो रिकमेंडेड है, दे दो सीटी दे दो। तो आगे इसको पढ़ता नहीं है क्योंकि मुझे याद है मैंने ऑलरेडी स्टडी किया है, पर तो मैं आपको और बता दूं। अब सीटी तो देना है, अब बात क्लियर हो गया, सीटी तो देना है। तो क्या कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, एनीवन आइडिया? पहला मैथ, इंग्लिश, सोशल, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस भी आ जाते हैं, राइट, हिस्ट्री। चलो ये आपका आपका 4 सब्जेक्ट आपको कितने मार्क्स के ले लेंगे? 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स की। टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का बनेगा? तो थोड़ा सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लैरिटी चाहिए तो आपस से जिनको पता है तो ठीक है, जिनको पता हो कि जो एग्जाम है उसके अंदर आपके टोटल कितने सब्जेक्ट होने वाले? 4 में मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, साइंस रहेगा, करेक्ट है। इस पे आपका एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप मतलब कैसे होता है? एमसीक्यू टाइप मतलब एक इफ यू गाइस आस्क मी एनी, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने एक क्वेश्चन लिखा है, उसका आपको ओएमआर मिलेगा। ओएमआर शीट एक पिंक कलर का एक शीट होता है, ओएमआर शीट कैसे होता है? और जैसे कि ये क्वेश्चन है, उसके आंसर्स रहेंगे ए बी सी डी, राइट। अगर ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्क्राइब किया अगर उसका आंसर बी है तो आई एम गोइंग टू मार्क द बी। दिस इज कॉल्ड ओएमआर शीट। ये आंसर आपका कैसे होगा, किस पैटर्न में होगा, एम क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? सर एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन। सर और पेपर किस पे लिखना है? ओएमआर शीट पे लिखना है। सर ओएमआर शीट कैसे होता है? दिस इज द वे। क्वेश्चन आंसर आपको दिया रहेगा ओएमआर शीट, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी सी डी, कौन सा आंसर करेक्ट है? बी, तो बी को आपको थोड़ा कलरफुल करना है, दैट्स द वे। मतलब यू हैव टू कैरी द पेंसिल एट योर एग्जाम, बराबर। ब्लैक पेंसिल कैरी करना है एचबी का अच्छा वाला, ठीक है, डार्क ब्राउन, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाए। और थोड़ा आगे चलते हैं। सर ये बोर्ड का एक सेंटर कौन सा आएगा? सेंटर अभी तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया कि कौन सा रहेगा। अब सेंटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 ऑप्शन है, या फिर मेरे घर के आजू बाजू में कोई भी स्कूल में मेरा सेंटर आ सकता है, या फिर जिस स्कूल से मैंने 10th पास आउट किया है मेरा रिस्पेक्टिव स्कूल भी आ सकता है। 99% आपके जो स्कूल से आपने 10th पास आउट किया है वही स्कूल आपको आने के चांसेस है, या अगर वो नहीं आता है तो नियर बाय योर रेसिडेंस हाउस, नियर बाय जो भी स्कूल्स रहेगा उसमें आपका हॉल टिकट आ जाएगा, ठीक है। 2, तीसरा, सर ये अभी सीटी तो देना है सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपको मेरे को सीटी देना है सर, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करने? द पॉइंट इज दैट, राइट, हाउ टू मेक अ रजिस्ट्रेशन फॉर अ सीईटी। बाय सुन लो, ये जब रजिस्ट्रेशन का बात होगा तब आपके स्कूल में एक तो स्कूल वालों के टीचर्स के पास एक पोर्टल आएगा, वो पोर्टल में आप सबका नाम होगा, उसमें उनको यस और नो पर टिक करना है। पॉइंट समझ में आया? वॉइस पे टके। ये जो सीईटी का आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये आपके स्कूल्स में होगा। ये स्कूल्स वालों के पास गवर्नमेंट एक पोर्टल भेजेगी, वो पोर्टल में सारे डिविजन के, जैसे कि आपके डिवीजन में 50 बच्चे हैं तो ए डिवीजन के 50, बी डिवीजन के 50, सी डिवीजन के 50, डी डिवीजन के 50, ऐसे 100 लोगों का नाम आएगा और स्कूल वालों को पूछा जाएगा कि सीईटी के लिए कौन से बच्चे रेडी है और कौन से बच्चे रेडी नहीं है, तो उनको यस और नो में आंसर देना होता है। तो इसीलिए सीईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, रजिस्ट्रेशन के लिए यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस फॉर दैट, गवर्नमेंट को आपको कोई पैसे नहीं देने, स्कूल वाले मांगेंगे तो
don't have to pay any charges for a CET. पॉइंट नंबर 2, आपको स्कूल के टीचर्स के साथ टच में रहना है और उनको बोलना है कि मैडम और सर मुझे सीईटी देना है. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू. ये है रजिस्ट्रेशन का आपका प्रोसेस. अंडरस्टूड? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है. आपको आपके स्कूल के टीचर्स के साथ अलाइन रहना है. उनको बोलना है कि सर मैं सीईटी देने वाला हूं या देने वाली हूं, प्लीज मेरा नाम पोर्टल में ऐड करो. यस करके तो आपका नाम ऐड हो जाएगा. So this is the simple process for a seed. Now I think almost everything has clear now. आप लोगों को 10th का भी पता चल जो रिजल्ट आने वाला है, 10th के बाद क्या करना है, 100 मार्क्स का पेपर हम लोग का होने वाला है, उसके बारे में पता चल. अब सब लोग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें. सर मैथ्स और इंग्लिश और साइंस और सोशल स्टडी का पढ़ाई कैसे करूं? आप बोले 25 मार्क के लिए इतना पूरा टेक्स्ट बुक, कोई चांस. यू हैव टू साल भर घर पे एंजॉय किए हो, अब पढ़ाई चालू करो. जो सीडी का पेपर होगा, पहली बात तो ये 10th के बेस पे ही होगा. पॉइंट नंबर 1. दूसरा, इसके अंदर एक थोड़ा मैं आपको राहत दे सकता हूं. जो 10th का जब आपका बोर्ड होने वाला था, तब गवर्नमेंट ने एक पीडीएफ डिक्लेयर कर दिया था डिडक्शन का. सिलेबस रिड्यूस हुआ था, याद है? यस सर. तो पहले पॉइंट तो बहुत मस्त से क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपको जो सीईटी का पेपर आएगा उसमें आफ्टर रिडक्शन जो भी टॉपिक्स है वही रहेगा. तो जो एक्सक्लूडेड है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर, मतलब जैसे कि 25-30% आपका सिलेबस कम हुआ था, तो जो 25-30% वाला पढ़ाई था वो आपको पढ़ना नहीं है, स्पेशली फॉर अ सीईटी. तो आपका वो जो 70% गवर्नमेंट ने आपको पीडीएफ भेजा था कि जिसके अंदर आपका आने वाला है एग्जाम. आई थिंक सबके पास है पीडीएफ. यस सर. तो आप मेरे को बाद में फॉरवर्ड कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो मैं बाकी लोगों को पास शेयर कर दूंगा ये 4 सब्जेक्ट के. तो एक पॉइंट जो पीडीएफ आपके पास है उसी से बिलोंग आपको पेपर बनने वाला है, ठीक है? तो एक थोड़ा सा आपको पता चल गया कि अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. रिडक्शन वाले सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना है. नाउ और थोड़ा क्लैरिटी. अब आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स इन दिस. एनीवन हैज एनी डाउट? नथिंग, कुछ भी नहीं. एवरीथिंग इज क्लियर. आप बोलो बेटा क्या डाउट है? पूछो पूछो बिंदास पूछ. एक क्वेश्चन पूछने का 100 रुपए लेता हूँ. अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ. किसी को चलो ठीक है. अब सर इसका पढ़ाई कैसे करें? तो मेरे साइड पहले इसका तो हिस्ट्री है, ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट आई कैन गिव यू कमिटमेंट फॉर दिस 3 सब्जेक्ट्स. वी कैन कीप अ मैथ्स और साइंस तो 100% बिल्ड करना, बिकॉज़ अपने कोर सब्जेक्ट है. व्हेन यू एंटर इनटू द 11th स्टैंडर्ड, है ना, जब 11वीं में आप आते हो, आइदर चूजिंग द साइंस और अदर यू आर चूजिंग द कॉमर्स. तो मेन 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं अपने. जो बच्चे साइंस लेते हैं वो साइंस के लिए जाते हैं और अपना मैथ्स तो रहता ही है. So I can give you commitment for at least these 2 subjects. English का भी I'll try to conduct the lecture also. मतलब majority 3 subjects we can keep the lecture for these 3 subjects. ठीक है? So let's see. Let me see. क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया, राइट? सो इट इज एक्सपेक्टेड टू कम नेक्स्ट 4 to 5 डेज का. जैसे अभी 16 तारीख को ये आया है, वैसे और थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे ना, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी. ये तो कल आया, 24 तारीख को आया, ये 24 को आया, 16 को पहले दूसरे आया था. तो वैसे 5-5 दिन पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो अपडेट करती जा रही है. अब इतना लेवल तक आके अपडेट किया है, तो और 4-5 दिन वेट करेंगे ना, तो अपने को पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिटेल पता चल जाएगा कि सीईटी में एग्जैक्टली हम लोग को कौन सी सिलेबस आने वाला है. तो जब when I received the syllabus, immediately I will start the lecture from next day only. Maybe you can say that from 1st July. जिन लोग को अभी लेक्चर अटेंड करने हैं सीईटी के, प्रैक्टिकली बोलता हूँ कि ये ऑफलाइन पॉसिबल होगा नहीं, बिकॉज सो मेनी पीपल विल अटेंड द लेक्चर. मे बी नियर बाय 200-300 पीपल, मे बी देयर मोर देन दैट, क्योंकि सबको पढ़ना है. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई मे बी ज्यादा लोग रहेंगे. सो इसको हम लोग ऑनलाइन ही रखेंगे. और आपका जो कॉमर्स के लेक्चर आप चल रहे हैं, इसके लिए आप ऐसे ही आ सकते हो, बट टाइम विल नॉट क्लैश. आपका मॉर्निंग में अगर यहाँ पर ऑफलाइन लेक्चर हो रहा है, सो विल कंडक्ट द 6:30 के नियर बाय. 6:30 को आपका मैं कोशिश करेगा कौन सा लेक्चर रखने का, सीईटी का. वो 1 hour 1.5 hour इज इनफ, राइट? तो आपका वो घर पे थोड़ा बर्डन रहेगा कि सीईटी का पढ़ाई कैसे होगा, बिकॉज 10th तो अभी मैं पढ़ के पढ़ाई छूट गया है मेरा. नाउ आई वांट टू स्कोर एंड आई वांट टू टेक द एडमिशन इन 11th
बिकॉज आपका एडमिशन तो इसी नंबर पे होने वाला है। बस एक बात और क्लियर कर देता हूँ, 10th में मेरे को 96% भी आए हैं, मेरे को 98% भी आए हैं, उसका वैल्यू मेरे लिए और गवर्नमेंट के लिए 0 है। बात समझ में आया? अगर आपने 99% भी एसएससी बोर्ड में लाए हो रिजल्ट में, तो उसका वैल्यू 0 है। आपने सीईटी में स्कोर कितना किया है, उसके बेसिस पे आपको 11th का एडमिशन मिलेगा। सो नाउ टाइम इज रनिंग आउट नाउ, मतलब मुझे अभी फोकस करना है सीईटी के लिए फॉर माय 11th एडमिशन। मेरे को 10th में मेरे को 95 आने दो, मुझे 99 आने दो, मेरे लिए वो नंबर सिर्फ पेपर है, जस्ट फॉर अ पेपर, राइट? तो अब मैं इसमें कितना स्कोर करता हूं या करती हूँ, ऑन दैट बेसिस आई विल गेट द एडमिशन इन द 11th स्टैंडर्ड। से लाइक जैसे 11 12 के बाद बच्चे जब इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, सीईटी 200 मार्क्स का। 12th में मुझे 95 भी आया तो भी वो मार्क्स कंसीडर नहीं होते। सीईटी में कितना मिला, ऑन दैट बेसिस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलते हैं। क्योंकि आपके अभी काफी फ्रेंड्स लोग अभी साइंस लेंगे, तो मेडिकल में जाने वाले बच्चों को नीट का एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस का, जो 720 मार्क्स का होता है। तो 720 मार्क्स का एग्जाम देने के बाद दे विल क्वालिफाई फॉर अ मेडिकल। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर इफ यू नॉट चूजिंग कॉमर्स, इफ यू आर चूजिंग साइंस, जैसे कि आप लोग कॉमर्स में, तो कॉमर्स का बात करो, तो फिर सीए, when you like to opt to the CA after 12th standard, so you have to go for again entrance, that's called CPT। तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलता सीए, आपको सीपीटी के मार्क्स पे बेसिस पे एडमिशन मिले। तो पॉइंट बहुत सिंपल है। हियर अगेन आल्सो गवर्नमेंट हैज मेड द एडमिशन प्रोसेस इजी। तो आपको सीईटी पे ध्यान देना है। सीईटी में सर मुझे सीईटी में 1 ही मार्क्स आया 100 में से, क्या मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझ में आ रहा? सर मैं 1 ही लाया मार्क्स, 100 में से 1 ही लाया। दूसरा एक क्वेश्चन, सर क्या इट हैज द नेगेटिव मार्किंग? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझ में, आंसर गलत मार्क्स कट जाता है। जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जेडबलई इंजीनियरिंग के और मेडिकल के नीट के एग्जाम होते हैं, इट इज द नेगेटिव मार्किंग एग्जाम। अगर आपका मार्क आंसर गलत है तो आपके मार्क्स कटते जाएंगे। अगर मुझे नहीं पता इसका आंसर है तो बेटर आई विल क्विट द क्वेश्चन, बट इफ आई राइट अ रॉन्ग आंसर माय नंबर्स विल बी डिडक्टेड। सो in this CET paper there is no negative marking। तो अच्छा हो गया ना, तो ठोक सकते हो। ठोक ठाक चलेगा, इसमें ठोका टाकी चलेगा। I think you have got enough idea about this, right? Yes, sir. That's great. There are so many आपके जो 11 12 अगर आप ये एक्चुअली फंडा जो लाया है लोग ने, ये एक्चुअली 11 12 साइंस करने के बाद का ये प्रोसेस सीईटी का, जो इंजीनियरिंग मेडिकल आर्किटेक्चर डिफेंस में जाने का जो प्रोसेस है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के तुम लोग के स्कूल से, जैसे कि स्वामी विवेकानंद से कितने लोग थे यहाँ पर? क्या आप कौन से स्कूल से हो? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? ओके, तो स्वामी विवेकानंद के आपका लास्ट ईयर का आपका बोर्ड लगा रहेगा वहां पे, सतीश यादव करके, आपके स्कूल का ही है। और आई थिंक मुझे लगता है विद्या क्लासेस से था वो 10th में, वो अपने महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक आया था। आई थिंक आपके दहिसर का बच्चा था, उसको 94 या 93% थे 10th में, बट व्हेन ही ऑप्टेड साइंस विद फ्यूजन इज माइन ओनली, आई एम अ प्रोप्राइटर ऑफ फ्यूजन एंड स्मार्ट पॉइंट। सो जब फ्यूजन में उसने एडमिशन लिया तो ही हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन महाराष्ट्र, सतीश यादव। विश्वकर्मा का बात कर रहे हो ना, तो विश्वकर्मा में आपके लास्ट ईयर के एक टॉपर रिमेंबर, आई थिंक धर्मवीर है, जयदेव गुप्ता है, और देयर सो मेनी, फर्स्ट और सेकंड रैंक उन दोनों का ही है शायद। दे आर कहां पर पढ़ते हो लोग साइंस में? दे आर बोथ ऑफ फ्यूजन होते आपके। इवन नॉट दिस ईयर, पिछले 5 साल से जितने भी आपके टॉपर है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, दे आर एनरोल्ड विद द फ्यूजन। तो अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है साइंस के लिए, ठीक है? तो उसको थोड़ा अपॉर्चुनिटी को आप थोड़ा ग्रिप करो। तो लेट्स स्टार्ट फॉर अ न्यू लेक्चर। अभी इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ये जरूरी था आपको लेक्चर से ज्यादा, बिकॉज़ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ एज ऑफ नाउ इन दिस सिचुएशन। सो
गाइस अपन एज यूजुअल जैसे मेरा फॉर्मेट है जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा 5 मिनट लास्ट लेक्चर को रिवाइज करता हूँ. तो 5 minutes we will have a revision of last lecture, then we continue with the new lecture. तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको मालूम है मैंने पढ़ाया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, क्योंकि देयर आर few principles also there, अकाउंटेंसी. तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये एक सब्जेक्ट है. बुक कीपिंग का मतलब शायद ये 2-3 लोगों को शायद थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, अभी नहीं बताऊंगा. तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब होता है इट इज अ मेंटेनिंग एंड keeping a record of all the business transaction in a systematically way. मतलब जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसको अपने बिजनेस के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से मेंटेन करने पड़ते हैं, और वो सिस्टमेटिकली वे को हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलते हैं. जैसे कि मी फाइन डूइंग द बिजनेस, आई हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड. मेरे सारे एक्सपेंसेस, मेरी सारी इनकम मुझे प्रॉपर्ली बुक में रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, और उसी रिकॉर्ड को आई कॉल दैट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था अकाउंट्स में. उसके अंदर पहला पॉइंट था कैपिटल. कैपिटल का मतलब मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल इज द इनिशियल अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस. मतलब अगर कोई बिजनेसमैन शुरुआत में बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस स्टार्ट होने के पहले, उस सारे अमाउंट को कैपिटल बोलते हैं. जैसे कि आप लोगों ने कल मुझे बोला कि मुझे मोबाइल शॉप खोलना है, लेकिन मोबाइल शॉप तो खुलेगा बाद में, लेकिन खर्चे तो पहले से आएंगे. जैसे शॉप लेना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा. कहाँ चालू हुआ है दुकान कहाँ चालू हुआ है? चालू तो नहीं हुआ है, लेकिन चालू होने के पहले ही खर्चे कर रहा हूं मैं. So all this amount which is I invested into the business before start the business, that all investment called capital. एक बिजनेसमैन जो अपनी लागत बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है शुरू होने के पहले बिजनेस, that amount is called a capital. उसके बाद ड्राइंग, चित्रकला ना, ड्राइंग का मतलब भी मैंने सिंपल बोला था. जो बिजनेस ओनर होता है, sometimes what happen, बिजनेस का ओनर जो होता है, लेट्स से एग्जांपल दिस इज माय बिजनेस एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस फर्म. समटाइम बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में से कैश और गुड्स, सामान या पैसा घर पे लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज. इट इज कॉल्ड ड्राइंग. जैसे कि अभी मेरे सपोज 5 लोगों ने यहाँ पे फीस लाके दिया 15,000 रुपया, 10,000 रुपया. मम्मी ने फोन किया आते समय 5,000 रुपया लेके आ, घर का सामान भरना है. तो मैं बिजनेस का पैसा लेके जा रहा हूँ ना, ये फीस इट इज माई रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली. बट व्हाट आई डिड, ये 10,000 में से 5,000 रुपया मैं घर पे लेके जा रहा हूँ. फॉर व्हाट? फॉर माई पर्सनल यूज. फॉर माई पर्सनल यूज. आइदर आई कैन टेक द कैश और आइदर आई कैन विड्रॉ गुड्स, सामान या कैश, दोनों में से कोई भी. इफ आई एम विड्रॉइंग एंड टेकिंग एट माई होम फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड राइट. पॉइंट नंबर 3, डेटर. डेटर्स का मतलब आपको मालूम है, डेटर्स का मतलब सी, मैंने सामान बेचा है तुम लोग को. सपोज मैंने कस्टमर को सामान बेचा है, लेकिन कस्टमर ने बोला कि सर पैसा मैं 2 महीने के बाद दूंगा. होता है ना, उधारी पे हम लोग सामान, मैं भी खरीदता हूँ आज भी उधारी पे. मैं मोबाइल लेता हूँ उधारी पे लेता हूँ, क्रेडिट पे लेते हैं ना मोबाइल बेटा. तो मेरे दुकान से 1-2 कस्टमर ने भी उधारी पे सामान लिया था मोबाइल का. सर बोले सर एक 10,000 का मोबाइल है. मैं बोला अभी 10,000 अभी क्या अभी देना पड़ेगा. Someone says that कि सर 4,000 अभी दे देता हूँ, 6,000 2 महीने के बाद दे दो. I said that okay. तो 2 महीने के बाद वो मेरे को पैसा देगा, राइट है कि नहीं? So that person I call that debtor. बट जिससे मुझे पैसा लेना है, that person I call that debtor. बराबर. I have paid the goods on the credit basis, and that person I expected the money from that person. That person is called debtor. Now creditor. Creditor. Who is creditor? भाई पैसा लेना नहीं है. आपने बिजनेस में 3 लाख रुपया खर्चा किया, कहां से लाया? कुछ नहीं था मेरे पास. तो अभी मैं बोलूं अगर आप लोगों को जाओ और बिजनेस करो, है मनी पॉकेट में किसी के पास नहीं है, कहां से पैसा लाओगे रे? दोस्त से लोगे, 1 लाख रुपया घर से मांगोगे, फ्रेंड से थोड़ा पैसा मांगोगे. ऐसे 1-1.5 लाख रुपया मैंने फ्रेंड से लिया, बराबर. मम्मी से थोड़ा 1 लाख रुपया लिया, तो टोटल 2 लाख रुपए का मैंने घर से ही पैसा लिया. 1 लाख घर से, 1 लाख मम्मी से, लेकिन मुझे उनको रिटर्न देना पड़ेगा.
तो मुझे उनको पैसा रिटर्न देना है, तो मैंने उधार लिया है तो मुझे उनको रिटर्न देना है, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। पैसा जिससे लेना है दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर, जिनको पैसा देना है दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। लास्ट वन, irrecoverable amount into the business, that's called a bad debt। मतलब ऐसा है जैसे कि मैंने किसी को उधारी पे सामान दिया, से लेकर एग्जांपल कल का सलोनी ने मेरे दुकान से सामान लेके गई टी शर्ट 2000 रुपए का, लेकिन वो मुझे पैसा देगी बोली सर 10 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को शी हैज नॉट टर्न अप, ती आई नहीं। उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता चला शी लेफ्ट मुंबई फॉर परमानेंटली, तो पैसा तो गया मेरा, आई हैव लॉस्ट दैट अमाउंट फॉर परमानेंटली। तो अकाउंटिंग में परमानेंट लॉस मींस उधारी पे सामान लेके गए लेकिन पैसा रिटर्न नहीं आया, सो इट इज अ परमानेंट लॉस। समटाइम्स इट्स रिटर्न रिकवर होता है, समटाइम्स रिकवर नहीं होता है, समटाइम्स कोई देता है, समटाइम्स कोई नहीं देता है। तो इरिकवरेबल जो अमाउंट है जो नहीं रिसीव्ड होता, दैट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैड डेट। ये कल का, तो थोड़े और कुछ टर्मिनोलॉजी है। सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, चलो इसको पहले समझ लेते हैं। पहले सॉल्वेंट पर्सन मतलब कौन होता है बिजनेस में, किसको सॉल्वेंट कहा जाता है और किसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। पहले सॉल्वेंट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है। इफ अ पर्सन assets, if a person's assets are more than his liability or equal to his liability, it is called a solvent। मतलब क्या होता है, जैसे कि if suppose I am a businessman, I am the owner of the firm, ये मेरा फर्म है, इस फर्म का मैं कौन हूँ, ओनर। अब आपको मालूम है बिजनेस में दो चीजें होती है, बिजनेस में अपने पास असेट्स भी होती है और प्रॉपर्टी। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, तो मैं अगर फैक्ट्री स्टार्ट करूं टी शर्ट बनाने का, तो फैक्ट्री के लिए जगह लूंगा, दैट लैंड इज माय असेट्स। फैक्ट्री बनाने के लिए मशीन लूंगा 20 लाख का, दैट मशीन इज माय असेट्स, बराबर। तो जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो बिजनेस में मेरे पास कुछ असेट्स भी होगी और कुछ लायबिलिटीज भी होगी। लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा, बराबर, आप खुद ही बोलो, कर्जा लायबिलिटी, असेट्स मतलब प्रॉपर्टी। सो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, मेरे पास मेरे बिजनेस में मेरे पास 20 लाख का क्या है, असेट है। 20 लाख का मेरे पास क्या है, असेट है। और दुनिया जिनका पैसा लिया था, इसका लिया था, मम्मी से लिया था, दोस्त से लिया था, बैंक से लिया था, बैंक से 5 लाख रुपया लिया, मम्मी से 3 लाख रुपया लिया, दोस्त से 2 लाख रुपया लिया, तो मेरे पास टोटल लायबिलिटी कर्जा कितना है, 10 लाख ना। आप देख सकते हो सिचुएशन, मेरे पास खुद की असेट्स प्रॉपर्टी कितनी है, 20 लाख, और मेरे पास लायबिलिटी कितनी है। तो अगर इन केस माय बिजनेस इनटू द लॉस, अगर मान लो अगर मेरा बिजनेस लॉस में भी जाता है, अज्यूम इफ इट इज माय बिजनेस गोज इनटू द लॉस, सो आई हैव अ सफिशिएंट अमाउंट टू पे द डेट। मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है डेब्ट को पे करने के लिए, कर्जे को पे करने के लिए, सो आई एम इन पोजीशन ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा अकाउंट्स में, सॉल्वेंट। आई एम अ सॉल्वेंट बिकॉज मेरे पास असेट्स ज्यादा है, मेरे पास
लायबिलिटी कम है, दैट्स व्हाई माय स्टेटस इन अकाउंट इज द सॉल्वेंट. Solvent is a person assets are more than his liability. कर्जा कम, प्रॉपर्टी ज्यादा, that person is called solvent. This is called solvent. Example लिखने की जरूरत नहीं because already I have given the example. A person who has having a 20 lakh rupees of cash and liability of rupees 10 lakh. So that position in account status is called solvent. लिखना है तो लिख सकते हैं यार. शैलेंद्र से आप इसको पहचानते हो, तनय मांजरेकर को नाम सुना है कभी? अभी का ये बैच का नहीं है, 2 साल पहले का है. He has given 12th standard now. नहीं, बोर्ड बीट पे कभी नाम नहीं सुना है? फर्स्ट टॉपर्स देखते नहीं हो कभी? तो कभी सुना नहीं? शैलेंद्र से लास्ट 2 years back we have got 94 for 95%. शैलेंद्र से कुछ 3rd या 4th रैंक का 10th standard 2 years back I said that. Okay, but now he has got first rank in CET. but अभी ये साल में जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें he has got 100 percentile in CET मेडिकल में. CET में फर्स्ट रैंक निकाला शैलेंद्र का बच्चा, रावलपाड़ा में रहता है, गणेश नगर. तनय मांजरेकर नाम है शैलेंद्र से, महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक आया. इज फ्रॉम फ्यूचर नगर. द बिगर थिंग you should know that person. लिख के हो गया? Okay, next one. इंसॉल्वेंट. एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट का लेते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल बिजनेसमैन, ओनर. दिस इज माय कंपनी. ये मेरा बिजनेस है, मैं ओनर हूं, मेरा नाम आरके. सो आई एम द ओनर ऑफ द फर्म. नाउ मेरे बिजनेस में मेरे पास कुछ असेट्स भी है, प्रॉपर्टी बड़ा वैसे मेरा बिजनेस है तो असेट तो देगी, और मेरे पास कुछ लायबिलिटी. सो नाउ आई हैव बोथ. बट नाउ मेरी असेट्स कितनी है, मेरी लायबिलिटी कितनी है? मेरे पास असेट्स है 20 लाख का, 20 लाख का, क्योंकि मैंने लैंड परचेज किया था, फैक्ट्री में मशीन परचेज किया था, मेरे पास कुछ और भी फर्नीचर्स वगैरह सब मिला के मेरे पास 20 लाख का असेट है. बट 2-3 साल में मेरा बिजनेस कंटिन्यूअसली बेटा लॉस में जा रहा है. आई एम सफरिंग अ लॉस सिंस लास्ट 3 to 4 years कंटिन्यूअसली. सो बैंक का मेरे पास कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है. मेरा बैंक का लोन था 10 लाख. बिजनेस लॉस जाने की वजह से क्रेडिटर का पैसा मेरे पास बच गया 5 लाख, और थोड़ा बड़ा 10 लाख, और बैंक का ओडी का मेरे पैसा अभी तक पे नहीं किया 5 लाख. तो समवेयर अराउंड मेरे पास लायबिलिटी कितना है अभी? सिंपल हो गया. तो यू कैन सी दैट हियर मेरा कर्जा ज्यादा है 25 लाख, और मेरे पास असेट है 20 लाख. तो इसका मतलब मैं बिजनेस में क्या हो गया हूँ? कंगाल. दैट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं कंगाल. You can say in Marathi, you can say that भिखारी, right? The word, when you see the dictionary or when you make a Google, you will come to know that insolvent का मतलब होता है कंगाल. मतलब a person who are unable to pay his debt. वो अपने डेप्ट पे करने के पोजीशन में नहीं है,
दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट इन अकाउंट, राइट? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ पर्सन्स लायबिलिटी आर मोर देन हिज असेट्स देन इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। मतलब मैं बिजनेस में लॉस होने के कारण अपने लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर सकता, सो इन दैट केस कौन डिक्लेयर करता है सारी ये इंसॉल्वेंट है या नहीं है? आप डिक्लेयर करोगे इसने पैसे ये तो भिखारी है, ऐसा बोलेगा नहीं। सो कोर्ट ऑफ लॉ विल डिक्लेयर। जब सपोज मैंने इन लोग का पैसा देना है, इसका 5 लाख देना है, इसका 10 लाख देना है, उसका 5 लाख देना है, इसका 2 लाख देना है, ये 3 लाख देना है, ऐसा मिला के सबका 25 लाख देना है, बराबर? ये लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। ये तो नो मैं नहीं दे रहा पैसा, तो कोर्ट में मेरे खिलाफ ये लोग केस फाइल करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, देन जज विल डिक्लेयर दैट कि जज मेरे को पूछेगा तेरे पास टोटल, चलो इनका पैसा देना है, मैं बोला एक्सेप्ट करेगा, भाई देना है तो देना है, क्योंकि लीगल प्रूफ है इन लोग के पास पैसा देना है मेरे को, यस देना है। तो आपके पास असेट्स कितने हैं सर? 20 लाख का, और देना कितना है? 25 लाख का। देन कोर्ट विल डिसाइड एंड डिक्लेयर दैट पर्सन इज अ इंसॉल्वेंट। तो इस सिचुएशन में सर जिन लोगों ने पैसा दिया उनके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोर्ट क्या करेगा, मेरा जितना भी असेट्स और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सारी सेल कर देगी, नीलाव कर देगी, और उनसे जितना भी पैसा आता है वो क्रेडिटर्स का पैसा पे ऑफ होगा। ये होता है रियलिटी में, ये बुक में नहीं लिखा है, बट बुक में आपको मीनिंग समझा दिया है मैंने। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब जिनका लायबिलिटी उनके असेट से ज्यादा होता है, उस पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट। ठीक है, लिखे हो गया इतना? नाउ ये जो मैंने आपको पॉइंट आपको पहले ही बताया था वही पॉइंट आएगा अभी बुक के हिसाब से पेज नंबर 9 पे, लेकिन मैंने स्टार्ट होते समय ही पढ़ाया था। अकाउंटिंग ईयर आपको सबको मालूम है।
चलो नाउ लिसन, ये क्या लिखा है बोर्ड पे मैंने, थोड़ा आपको समझने के लिए ओनली। सो अकाउंटिंग ईयर लिखा हुआ है, दोज हु डोंट नो अकाउंटिंग ईयर, तो पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, तो वो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं। सो पहले तो अकाउंटिंग ईयर कितने साल का होता है? 1 ईयर, इट मींस 12 मंथ्स का। इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। सो नाउ सेकंडली, ये बनाते क्यों है? इट इज फॉर व्हिच अकाउंट आर मेंटेन बाय प्रोप्राइटर। ये अकाउंट 12 महीने का है, वो बनाता कौन है? प्रोप्राइटर। हु इज प्रोप्राइटर? ओनर ऑफ द फर्म। जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस का ओनर है, उसको प्रोप्राइटर ही बोलते हैं, ओनर बोलते हैं। सो ओनर बनाता है अपने बिजनेस के रिकॉर्ड। कितने मंथ्स के होने चाहिए वो? 12 महीने के। कितने महीने के होने चाहिए वो? 12 महीने। पहले शुरुआत में, बहुत समय पहले, अर्लियर लिखा है ना, बहुत समय पहले। तो प्रोप्राइटर वेयर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर। अच्छा, मुझे अकाउंट बनाने के लिए मैं कौन सा साल यूज करता था? पहले पुराने जमाने में 1 जनवरी। कैलेंडर ईयर वही है ना हम लोग का, जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है, राइट? तो पुराने जमाने में अर्लियर इट वाज द प्रोप्राइटर वेयर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर। बट नाउ, अभी रिसेंट डेज में, फॉर इनकम टैक्स पर्पस, मतलब जो हम लोग को टैक्स फाइल करना पड़ता है ना, हम लोग जो अर्न करते हैं उसके ऊपर हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। सो ड्यू टू द इनकम टैक्स पर्पस, नाउ अकाउंटिंग ईयर विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1st April and it's end with the reason for changes, income tax purpose, income tax। तो अकाउंट्स में हमारा अकाउंटिंग ईयर आपको पता चल गया, अकाउंट स्टार्ट विद द 1st April एंड इट्स एंड विद द 31st। मतलब अगर मैं बिजनेसमैन हूं एंड आई वांट टू प्रिपेयर माय रिकॉर्ड्स, तो माय रिकॉर्ड मतलब इनकम और एक्सपेंसेस मुझे रिकॉर्ड करने हैं, तो मैं कब से स्टार्ट करूंगा अकाउंट? अप्रैल से बनाऊंगा। और कब खत्म होगा? So as a proprietor, how many accounts I need to prepare in a statement? मुझे कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं सर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए? 3। Which one? The first one is a trading account, second one is a profit and loss account, and third one is a balance sheet. So ये क्या है सर? ये जब मैं अपने रिकॉर्ड बनाएगा तब मैं 3 अकाउंट प्रिपेयर करेगा। ये 3 अकाउंट किस तरह से होते हैं? अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। So it's look like this, जो मैंने आपको पहले भी बताया था वैसे ही होता है अकाउंट। So you can say that this is I am mentioning. So now what is this? This is in such a way. Page will be divided into 2 columns. ये थोड़ा और डिजाइन कर देता हूँ। ये मैंने उसका लेजर बनाया, लेजर मतलब फॉर्मेट बनाया अकाउंट का। एक यहाँ पर मैं पर्टिकुलर है, मतलब पर्टिकुलर का मतलब अभी जो भी मैं एक्सपेंसेस किया हूँ उनका सब लिस्ट यहाँ पर है, कितने अमाउंट का किया हूँ। बट भाई सिर्फ खर्चे होते हैं, पैसा आता नहीं है, आता ही तो बेटा, तो इनकम भी तो रहेगा पर्टिकुलर यहाँ पे। तो ये कौन सा मेरा साइड है? ये मेरा कौन सा साइड है? डेबिट और क्रेडिट। सो ये डेबिट और क्रेडिट कुछ नए स्टूडेंट को शायद नहीं समझेगा। ये डेबिट का मतलब होता है मुझे सारे सिर्फ एक्सपेंसेस लिखने हैं। जैसे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने सैलरी दिया स्टाफ को, तो आई मेंशन हियर पे सैलरी, कितना दिया? 10। मैंने लाइट बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी कितना पे किया? 5। ऐसे कुछ बहुत सारे एक्सपेंसेस रहेंगे ना। ये तो 1 साल का नहीं है, मतलब 1 महीने का नहीं है, ये थ्रू आउट द 12 मंथ्स का मुझे रिकॉर्ड करना है। मतलब पूरे 12 महीने में आपने सैलरी कितना दिया? 10 10 10 10 10 1,20,000। 1 महीने का 10, 12 महीने का 1,20,000। तो ये अकाउंट्स मेरा रिकॉर्ड होता है कितने महीने का? 12। ये बता। So this account that I am going to prepare for not 1 month, this account I am going to prepare the for 12 months। तो इससे मुझे पता चलेगा पूरे साल भर में सर ने कितना खर्चा, बराबर है कि नहीं? और पूरे साल भर में मुझे इनकम कितना रिसीव हुआ है। तो जब मुझे यहाँ पे सेल हुआ, सेल मेरा हो गया 5 लाख का, और मेरा इनकम को मतलब एक्सपेंसेस टोटल और अदर एक्सपेंसेस पकड़ के मेरा 3 लाख एक्सपेंसेस हुआ, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा टोटल इनकम है 5 और ये मेरा एक्सपेंसेस है 5 में से 3 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा? ये 2 लाख मेरा क्या है, लॉस है या प्रॉफिट है?
ये मेरा आ गया प्रॉफिट। तो ये अकाउंट का नाम क्या लिखा था मालूम है क्या? P&L लिखा था, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। दिस अकाउंट इज लुक लाइक। तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस अकाउंट फॉर एंटायर ईयर। ऐसे मुझे कितने अकाउंट बनाने हैं? 3। तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया। ट्रेडिंग का मतलब अगर मेरे कुछ ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करता हूँ, और अगर मेरा फैक्ट्री रिलेटेड कुछ इनकम और एक्सपेंसेस है तो मैं ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करता हूँ। सो ये समझ में आया। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री रिलेटेड अगर खर्चा है तो ट्रेडिंग में जाएगा, फैक्ट्री रिलेटेड अगर इनकम है तो ट्रेडिंग में जाएगा, मतलब दिस इज द वे। और अगर इनकम है, अदर एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज द बैलेंस शीट देन? अभी तो सीखे बैलेंस शीट, आपको देखे ना अभी। बिजनेस में बिजनेसमैन के पास असेट्स भी होती है और लायबिलिटी भी होती है। तो मेरे पास मेरे बिजनेस में असेट्स कितनी है रिकॉर्ड करेगा, मेरे पास मेरे बिजनेस में लायबिलिटी कितनी है रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्यों बनाना पड़ता है भाई? इसी से तो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है, वेदर योर कंपनी परफॉर्मिंग वेल और वेदर योर कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो अगर किसी कंपनी में हम लोग को पैसा लगाना है तो हम लोग उस कंपनी का क्या देखेंगे? बैलेंस शीट। बिकॉज बैलेंस शीट अगर असेट साइड बहुत स्ट्रांग है तो उस कंपनी का मार्केट में स्टेटस अच्छा है, और अगर उसका लायबिलिटी साइड बहुत ज्यादा है और असेट साइड बहुत कम है, इसका मतलब उस कंपनी का मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ये कभी भी डूब सकती है। तो ऐसी कंपनी में मैं पैसा लगाएगा तो अंडरस्टूड why we need to prepare this such kind of account? We have to prepare in account 3 major account. One is the trading account, another one is the profit and loss account, and third one is the balance sheet. Trading account is basically related to the factory. The profit and loss account is basically related to the office expenses and income, and balance sheet is basically related with the assets and liability. बिजनेस में मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, बिजनेस में मेरे पास कर्जा कितना है। मेरा कर्जा ज्यादा है, असेट्स कम है, इसका मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सो इट शोज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अगले
लास्ट पॉइंट गुडविल। नेक्स्ट, गुडविल का मतलब क्या होता है? पहले तो गुडविल का मतलब होता है इट्स अ इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब जैसे कि आपको कोई जनरल एग्जांपल है, एक्चुअल वाला नहीं। मान लेते हैं कि हम लोग को शॉपिंग करनी है और शर्ट लेना है या ट्रैक पैंट लेना है या जूता लेना है, शूज बोलते हैं अपन, शूज कॉमन हो जाएगा सबके लिए। मुझे शूज लेने जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कोई ऑप्शन दिया जाए तो मैं कौन से शूज प्रिफर करेगा परचेस करना? एनी नाइक, एडिडास, बराबर ना? पुमा, आपने काफी भारी भारी नाम लिए, बराबर ना? रीजन व्हाट व्हाई? बिकॉज कंपनी के जो नाम है, ब्रांड है, वो मार्केट में उनका गुडविल है। बाटा, बाटा तो नहीं लिया, व्हाई नॉट अदर? बिकॉज बाटा है, बाटा है जो, यस और नो? सो गुडविल का मतलब होता है इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आप मेरा नाम लोगे फ्यूजन या स्मार्ट पॉइंट, व्हाई फ्यूजन? बिकॉज गुडविल, इमेज, रेपुटेशन, दैट्स व्हाई फ्यूजन। सो गुडविल का होता है इट इज द रेपुटेशन ऑफ एन इमेज ऑफ द बिजनेस। गुडविल का भी दिखाई देता है, so that's why it's called goodwill is an intangible asset. So statement number 1, goodwill is an intangible asset. So what does it mean by intangible asset? ये asset है, मेरी प्रॉपर्टी है भाई, मेरी इमेज मेरी रेपुटेशन है, मेरी रेपुटेशन मेरी इमेज है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने कमाई हुई इतने सालों की वो संपत्ति है। यस और नो? नाम कमाने के लिए सालों निकल जाते हैं, हिंदी में बहुत सारे मूवीज में डायलॉग है ना, नाम कमाने के लिए सालों से लग जाते हैं, के लिए एक पल भी काफी है। ऐसे बहुत सारे मूवीज में आपने डायलॉग देखे रहेंगे, स्पेशली इन साउथ मूवीज। सो दैट्स व्हाई गुडविल इज अ असेट। गुडविल असेट सर कैसे है? ये तो दिखाई देता नहीं, करेक्ट है? दैट्स व्हाई इट सेज दैट द गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट। सो इंटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट व्हिच कैन नॉट सी, व्हिच कैन नॉट टच। ये ऐसी असेट है गुडविल जिसको हम लोग देख नहीं सकते, तो हम लोग टच नहीं कर सकते। सर मतलब क्या होता है और थोड़ा डिटेल में बताओ। तो गुडविल का मतलब होता है इमेज, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। गुडविल मतलब एक प्रकार की एसेट बिजनेस की। ये एसेट ऐसी है जो हम लोग देख नहीं सकते, जो हम लोग टच नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर इज द वैल्यू इन द मार्केट। फिर भी मार्केट में उसका वैल्यू होता है। जैसे कि एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस है, मैं बैग बनाता हूं, मेरे को मेरा बिजनेस कौन सा है? बैग। आई एम मेकिंग अ बैग, दिस बैग आई एम मेकिंग ट्रैवलर बैग्स और नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस बैग आई प्रिफर। मेरा कंपनी का नाम है स्काई बैग, मैं बनाता हूं, आई एम द ओनर ऑफ द स्काई बैग। सो नाउ मैंने बैग बनाया, लेकिन मुझे प्रमोट करना है बैग को,
लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं, मार्केट में एक स्काई बैग नाम का एक कंपनी है जिसके बैग बहुत अच्छे हैं, प्रमोट करना है। सो मेरे पास ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर 1, एडवर्टीजमेंट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है जॉन इब्राहिम, 2 ही ऑप्शन है, और मैं खुद। सो नाउ अगर आपको अगर एडवर्टीजमेंट अगर दोनों में से किसी को लेना है एड में, सो आप किसको प्रिफर करोगे? जॉन इब्राहिम। मेरे को लगे तो आपका एडवर्टीज फेल हो जाएगा। सो आंसर बहुत सिंपल था, व्हाई जॉन इब्राहिम बोल रहे सब लोग, बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर, बराबर। वो फ्री में काम करेगा, हम लोग उसको 2 करोड़ 1 करोड़ से एग्जांपल जॉन इब्राहिम का लिया ना, अभी सारे एग्जांपल ले लो, विराट कोहली ले लो, रोहित शर्मा ले लो, महेंद्र सिंह धोनी ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, सलमान ले लो, शाहरुख ले लो, ऋतिक ले लो, ये लोग एक एडवर्ट का 2-2 3-3 करोड़ लेते हैं। तो हमें ले लीजिए, हम 200-300 में आ जाएंगे। So why these people are not taking us? Because they have a goodwill in the market, they have a reputation in the market, but they are charging for their goodwill. फ्री में काम नहीं करता ना शाहरुख, फ्री में काम नहीं करेगा सलमान, फ्री में काम करेगा आरके, फ्री में आ जाएगा, लेकिन दे चार्ज मनी फॉर देयर गुडविल। इसलिए पॉइंट नंबर 1 गुडविल इज अ रेपुटेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। आप तो बोलोगे सर हाँ जॉन इब्राहिम का इज्जत दिखाई देता है, फिर भी वो अपने रेपुटेशन का पैसा लेता है, यस और नो? So how he charged because of his goodwill in the market. Why he charged? While Virat Kohli, but there are some many cricketers charge so many crores of rupees. उनका मार्केट में क्या है? इमेज, और उस चीज का वो लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। That's why goodwill says that it's intangible. Because intangible इसलिए है क्योंकि goodwill दिखाई नहीं देता, इमेज दिखाई नहीं देती, टच नहीं कर सकते, बट फिर भी उनका वैल्यू होता है। That's why goodwill is a intangible. Understood? Yes. It cannot sing, it cannot touch, but still there is a value in the market. So I think tomorrow there is no lecture. Monday को मेरा रहेगा, ट्यूसडे से संदीप सर और राम सर कंटिन्यू करेंगे। संदीप सर मिले थे ना, he is a chartered accountant, Vegas. He will come from Tuesday. Copy. जो आज पोस्ट लेक्चर अटेंड करने का वो थोड़ा फॉर्म फिलअप करना है, तो आप बैठे रहना, बाकी लोग स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट लगेगा। अब चारों जन कार्ड पोस्ट लेक्चर है, तो आपका फॉर्म भरा हुआ है। Rest of people can leave. Tomorrow there is no lecture, और इसका मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया, उसका भी नंबर दे। आपने शायद कर लिया। नंबर मैं बताऊंगा तो आपको पूरा 6659 लिस्ट बना के दे दूंगा। मेरे पास रेडी लिस्ट 98206665 वो लिस्ट अभी लोगे तो गलत हो जाएगा, तो क्योंकि कोड नंबर चेंज होते हैं एवरी ईयर, तो मैं एग्जैक्ट कॉलेज और उसका कोड नंबर सारे मैं आपको दे दूंगा, एक दूंगा बीच के साथ।
ये नंबर ऐड कर कोई से स्कूल में क्या और क्लास कौन सा डिवीजन में और क्लासेस आपका नंबर ऐड नहीं है ना ग्रुप में हाँ। तो जो सर पढ़ाते हैं ना नोट्स वगैरह